जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपके #जियो। तो आज हम क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उस 2 लेक्चरों में हमने बात कर ली है। सबसे पहले लेक्चर में हमने बात करी थी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होती है ना। दूसरे लेक्चर में हमने जो है केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में जिक्र करा। आज का टॉपिक है हमारे पास, इस लेक्चर का टॉपिक है बच्चों हमारे पास व्हाई केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, कि क्यों केमिकल रिएक्शंस होती है, क्यों केमिकल अभिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसका जवाब है टू गेन स्टेबिलिटी। क्या है बच्चा इसका जवाब? हम बोलेंगे टू गेन स्टेबिलिटी। इस बात को ध्यान से समझना कि कोई भी चीज अगर हो रही है तो वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए हो रही है। स्टेबिलिटी का मतलब है स्थिर रहने के लिए हो रही है, स्थिरता के लिए हो रही है। यानी कि केमिकल रिएक्शंस से पहले जो है, केमिकल रिएक्शंस ना होने से पहले कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट ऐसा होता है जैसे बिन ब्याह लड़का। बिन ब्याह लड़का की मैं बात क्यों कर रहा हूं कि मतलब बिन ब्याह लड़का क्या होता है, शादी से पहले इधर उधर सबको टुकुर टुकुर देख रहा होता है, किसी लड़की को इधर झांका, किसी लड़की को उधर झांका, और इस तरह से वो देखता रहता है। यानी कि वो किसी एक पे स्थिर नहीं रहता है, स्थिरता उसकी नहीं रहती है। तो इसीलिए मैं यहां पर इसको जो है शादी से पहले बिन ब्याह लड़का वाला बोल रहा हूं कि जब उस लड़के की शादी हो जाती है तब वो बिल्कुल जो स्थिर हो जाता है और उस टाइम पे घर भी आना पड़ता है, रात के 8 बजे तक वो घर आना पड़ता है, नहीं तो उसकी फिर सामत नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शंस भी क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस भी स्टेबिलिटी लाने के लिए होती है ना। यानी कि नेचर में जितनी भी चीजें हैं बच्चों, नेचर में सारी चीजें स्टेबल होना चाहती हैं और अपनी स्टेबिलिटी में रहना चाहती हैं, वो इधर उधर भटकना नहीं चाहती हैं। तो ये चीज है कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्यों होती है। केमिकल रिएक्शंस होती है टू गेन स्टेबिलिटी, वो अपनी स्टेबिलिटी में आना चाहती है। कोई भी कंपाउंड क्या होता है, अपने स्टेबल स्टेट में आना चाहता है और वहीं पर रहना चाहता है। स्टेबल का मतलब है कि कोई इधर उधर नहीं भटकना चाहता, बस आराम से जो है चौड़े होके जो है लेट के खाना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, स्टेबल होना चाहता है। और कोई स्टेबल के दौर में भागा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है। तो यही चीज है कि हमें जो है, या फिर कोई भी नेचर में जो ऐसी चीज, जो भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहती हैं, स्टेबल होना चाहती हैं, वो स्थिर होना चाहती हैं। तो इसी वजह से हम भी यहां पर बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्यों होती है, टू गेन स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। जो एलिमेंट यहां पर यूज होंगे, जो एटम यहां पर यूज होंगे, जो कंपाउंड यहां पर यूज होंगे, या फिर हम ये बोल लें जो भी केमिकल स्पीसीज यहां पर केमिकल रिएक्शंस में यूज होती हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं, है ना। तो आया समझ में, वो क्या करना चाहते हैं बच्चों, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। अब सवाल इस पे खड़ा होता है कि कब जो है कोई भी केमिकल सब्सटेंस या फिर कोई भी केमिकल स्पीसीज कब स्टेबल होगी। तो उसका जवाब होता है उसकी लोअर पोटेंशियल एनर्जी में। जब वो अपनी लोअर पोटेंशियल एनर्जी में आ जाता है तब जाके वो क्या हो जाता है बच्चों, स्टेबल हो जाता है। तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी के पीछे रीजन क्या है, टू गेन देयर लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोलेंगे टू गेन देयर लोअर पोटेंशियल एनर्जी, वो अपनी लोअर पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहता है, टू गेन देयर लोअर पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि स्टेबिलिटी का रीजन जो है वो ऑक्टेट है, और ऑक्टेट का कोई रीजन नहीं है यहां पर, है ना। अगर हम बोले कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर हो रही है वो इसलिए हो रही ताकि वो स्टेबल हो, और स्टेबिलिटी के पीछे बहुत सारे बच्चों को क्या जवाब पता होता है कि भाई ऑक्टेट की वजह से, कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। नहीं बच्चा, ऑक्टेट तो हमारे यहां पर जो है नोबेल गैस का भी कंप्लीट होता है, पर नोबेल गैसेस में कुछ ऐसी गैसेस है जैसे रेनॉन जो है, जेनॉन है, वो जेनॉन और रेडॉन, यहां पर रेडॉन तो खैर रेडियो एक्टिव है, पर जेनॉन की अगर हम बात करें तो जो जेनॉन है वो भी वो क्या होता है हमारे पास, रिएक्टिव होता है। ठीक, नोबेल गैस होने के बावजूद भी वो जेनॉन क्या करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशंस करता है, यानी कि रिएक्शंस करता है। अब क्यों इस रिएक्शंस करता है, उसकी तो जो है ऑक्टेट भी कंप्लीट है फिर भी वो रिएक्शंस करता है। तो उस पे भी जवाब क्या जाता है कि वो अपना लोअर पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहता है। ठीक है, तो आज से ये बात ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी के पीछे केवल और केवल रीजन आता है लोअर पोटेंशियल एनर्जी का, टू गेन दियर लोअर पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए मैंने इसको स्टार लगा दिया, ऑक्टेट वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। इज इट क्लियर, आया समझ में।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। अपने नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कि कौन कौन से फेनोमेना होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो फेनोमेना ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम टॉपिक डालते हैं, फेनोमेनन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन से फेनोमेना देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। तो उनमें से देख लीजिएगा। इसमें जो है सबसे पहली घटना की अगर हम बात करें तो सबसे पहली घटना है यहां पर क्या होता है बच्चों, इवोल्यूशंस ऑफ गैस। इवोल्यूशंस ऑफ गैस का मतलब है इवॉल्व होती है गैस। हम बोलेंगे गैस यहां पर क्या होती है, इवॉल्व होती है। क्या होती है बच्चा, इवॉल्व। गैस का इवोल्यूशन, यानी कि यहां पर गैस बढ़ती यानी कि निकलती है ना, यानी कि गैस यहां पर क्या होती है, रिलीज हो रही है। अब किस तरह से गैस रिलीज होती है तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने पढ़ा था कि कोई भी मेटल अगर किसी भी एसिड के साथ रिएक्शंस करता है तो वो क्या देता है, मेटल सॉल्ट देता है, इस बात को ध्यान रखना, और प्लस हाइड्रोजन गैस वो वहां से देगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शंस में हमें क्या देखने को मिल सकता है, गैस का इवोल्यूशन देखने को मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है और यह हाइड्रोजन गैस क्या करती है बच्चा, पॉप साउंड करती है। ये मैंने पहले भी तुम लोगों को बता दिया, ठीक है ना। इज इट क्लियर। अब कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं। मेटल का मतलब है, जैसे मैंने ले लिया Zn, ठीक। एसिड में मैंने ले लिया, क्या ले लिया, मान लीजिए HCl ले लिया, और क्या बन गया, मेटल सॉल्ट ZnCl2 प्लस यहां पर H2 निकल गया। इस तरह से इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करना भी हम बहुत आगे सिखाएंगे, बहुत आसानी से तुम बैलेंस कर दोगे रिएक्शंस को, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए यहां पर Zn प्लस H2SO4 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 यहां से हमारे पास निकल जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शंस अपने आप में ये वाली बैलेंस है। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई कि यहां पर क्या हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हमें देखने को मिल सकता है किसी केमिकल रिएक्शंस में, है ना। तो ये भी एक फेनोमेना है केमिकल रिएक्शंस का। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है बच्चों, चेंज इन कलर। कलर में हमें क्या मिल सकता है, चेंज देखने को मिल सकता है। तो हम बोलेंगे चेंज इन कलर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, इस बात को ध्यान रखना। चेंज इन कलर यानी कि कलर में क्या देखने को मिल रहा है, चेंज। अब वो किस तरह से चेंज देखने को मिल रहा है कलर में, तो ध्यान दीजिए बच्चों। मान लीजिए हमारे पास यहां पर क्या है, जिंक है, ठीक है। क्या है बच्चों, ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जो है रिएक्शंस कर रहे हैं। इस कॉपर सल्फेट को हम यहां पर एक्वस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्वस का मतलब होता है जो अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में पाया जाता है सॉल्यूशन में, यानी कि CuSO4 जो है सॉल्यूशन में अगर होगा तो वो अपने आयनिक फॉर्म में होगा, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव इस फॉर्म में होता है। तो इसीलिए उसको एक्वस बोला जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि Zn जो है, जिंक जो है CuSO4 के साथ रिएक्शंस कर रहा है, और जब रिएक्शंस करता है तो Zn क्या होता है, जिंक क्या होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है और वो कॉपर को वहां से हटा देता है, भगा देता है और अपने आप उसकी जगह पे चल जाता है। तो क्या बन जाता है, ZnSO4 प्लस यहां से कॉपर को अलग कर देता है। यानी कि अगर मैं जिक्र करता हूं तो यहां पर यह है बच्चों कॉपर सल्फेट, इसको हम बोल देंगे कॉपर सल्फेट। और एक कॉपर सल्फेट का अगर हम बात करें तो इसका जो कलर होता है ये होता है ब्लू कलर का। एक बात ध्यान रखना, जहां पर भी कॉपर का रिगार्डिंग कोई चीज आई तो वहां पर वो ब्लू कलर का होता है। चाहे कॉपर के क्रिस्टल की बात करें तो वहां पर भी कॉपर के क्रिस्टल ब्लू कलर के होते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस भी ब्लू कलर का होता है। इज इट क्लियर बच्चा। जैसे ही जिंक ने उसके साथ रिएक्शंस करा तो वो ZnSO4 बन गया और ये हमारे पास बन गया बच्चों क्या, जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। और ये जिंक सल्फेट क्या होता है हमारे पास, ये होता है बच्चा कलरलेस। इज इट क्लियर, दैट इज, ये क्या है हमारे पास, कलरलेस है। ये कलरलेस यानी कि इसका कोई कलर नहीं है, ये रंगहीन है, ये ब्लू कलर का है ना, और ये रंगहीन है, इसका कोई कलर नहीं होता है। तो क्या हमें कलर में चेंज देखने को मिला, तो हम बोलेंगे चेंज इन कलर, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शंस में कलर में भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, चेंज इन कलर। दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। मान लीजिएगा हमारे पास ऐसा ही ये जिंक है और ये जिंक क्या कर रहा है, FeSO4 के साथ रिएक्शंस कर रहा है, फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शंस कर रहा है
और ये जिंक क्या करेगा, यहां से Fe को भी हटाएगा और क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा, यानी कि जिंक सल्फेट बनाएगा और Fe को इस तरह से यहां से हटा देगा। तो क्या यहां पर ये जिंक सल्फेट कलरलेस है? हाँ, ये कलरलेस है। और यहां पर ये फेरस सल्फेट की अगर मैं बात करूं तो ये फेरस सल्फेट क्या होता है बच्चों, ग्रीन कलर का होता है। इज इट क्लियर? इस बात को ध्यान रखना, ये फेरस सल्फेट अपने आप में ग्रीन कलर का होता है। अब ये ग्रीन कलर से जो है ये कलरलेस हो रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है बच्चों कलर में चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है यहां पर कि फेनोमेना जो है केमिकल रिएक्शंस में, सबसे पहले इवोल्यूशंस वाला गैस हमने पढ़ लिया कि गैस का क्या हो रहा है, निकल रही है, वहां से गैस निकल रही है। जब भी किसी मेटल की रिएक्शंस हम किसी एसिड के साथ करते हैं तो वहां से मेटल सॉल्ट और गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक। दूसरी बात है चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर में क्या है कि पहले हो सकता है वो कलरफुल हो और बाद में कलरलेस हो जाए, या फिर पहले कलरलेस हो बाद में जो है कलरफुल हो जाए, तो या फिर एक कलर से दूसरे कलर में आ जाए। तो इस बात को ध्यान रखना कि भाई केमिकल रिएक्शंस में ये दो घटनाएं भी होती हैं और इसके अलावा भी दो तीन और घटनाएं हैं, दो तीन और फिनोमेना है, उनको भी हम पढ़ रहेंगे। अभी पहले इसको छाप लीजिए बच्चा, ठीक है। तीसरा जो फिनोमेना है हमारे पास, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। पदार्थ की स्टेट में क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। अब किस तरह से परिवर्तन आ रहा है पदार्थ की स्टेट में, देखिएगा कि मान लीजिएगा हमारे पास यहां पर क्या है, मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है और वो जो है गैसियस फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना बच्चा, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कर रहा है, वो भी गैसियस फॉर्म में है। जब वो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो यहां पर क्या बनता है, मेथेनॉल का ये फॉर्मेशंस करते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। तो क्या यहां पर दोनों स्टेट गैस है और यहां पर ये स्टेट लिक्विड निकल के आई, यानी कि मैटर गैस से जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो यहां पर हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि जो है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट में चेंज हो सकता है। तो यहां पर हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बच्चा, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहां पर ये हाइड्रोजन गैस है। और जब ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो यहां पर ये बन रहा है हमारे पास मेथेनॉल बन रहा है, ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये हमारे पास मेथेनॉल है। तो ये मेथेनॉल हमारे पास लिक्विड में है और ये दोनों गैसेस में। तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, मैटर की स्टेट में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर है टेम्परेचर चेंज होता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर। हम यहां पर ये बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। इस बात को बहुत विशेष कर ध्यान रखना बच्चा, यहां पर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर में जब चेंज हो रहा है तो यहां पर दो रिएक्शंस हमारे पास निकल के आती हैं। एक तो निकल के आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इस बात को ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक, या फिर एक्सोथर्मिक फेनोमेना। और दूसरा है एंडोथर्मिक फेनोमेना, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक बात ध्यान रखना बच्चा कि हमने जो है यहां पर जो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ लिया था, वहां पर हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सो का मतलब होता है आउट, एक बात ध्यान रखना, एक्सो का मतलब होता है आउट, यानी कि बाहर, है ना, निकलना, बाहर निकलना होता है एक्सो का मतलब। थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि हम बोल सकते हैं ब्रैकेट में हीट बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, हीट, और हीट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से डेल्टा साइन से, यानी कि ऐसी रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रिया जहां पर हीट निकल रही है, टेम्परेचर बाहर निकल रहा है, उसी को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो हम क्या बोल देंगे, द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, यानी कि हीट क्या हो रही है, निकल रही है, हम बोलेंगे द रिएक्शंस। हम क्या बोलेंगे बच्चों, द रिएक्शंस इन विच हीट, हीट को हम जो है डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हीट इज इवॉल्व, हीट क्या हो रही है बच्चा, इवॉल्व हो रही है। तो इधर को हमने समझ लिया, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मोस्टली कहां पर देखने को मिलता है, जहां पर बॉन्ड बनते हैं, प्रोडक्ट बनता है, जहां पर बॉन्ड बनते हैं, प्रोडक्ट बनता है, वहीं पर हीट निकलती है, तो वहीं पर हमें देखने को मिलता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो हम बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशंस रिएक्शंस क्या होती है, जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशंस होता है
मोस्टली वहीं पर क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखने को मिलता है। ठीक है बच्चा। अब अगर हम एंडोथर्मिक की बात कर ले तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, एंडोथर्मिक इसका अपोजिट हो जाएगा। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड यानी कि अंदर, यानी कि इनसाइड कर लीजिएगा इसको। और थर्मिक का मतलब टेम्परेचर या हीट, है ना। जहां पर टेम्परेचर अंदर जा रहा है, अंदर का सिस्टम यानी कि रिएक्शंस में जा रहा है, जहां पर रिएक्शंस को टेम्परेचर की जरूरत है, हीट की जरूरत है। ऐसे रिएक्शन जो बिना टेम्परेचर की नहीं हो रही है, बिना हीट के नहीं हो रही है, जब उसे हम हीट दे रहे हैं, जब हम उसे टेम्परेचर दे रहे हैं, तभी वो रिएक्शंस आगे बढ़ रही है, यानी तभी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, यानी तभी वो रिएक्शंस हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे इसकी डेफिनेशंस, ऐसी रिएक्शंस यानी कि द रिएक्शंस, या फिर हम बोलेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ हीट, है ना। यहां पर क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ हीट होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ हीट, यहां पर हीट की जरूरत होती है बच्चों। ठीक है ना। इस रिएक्शंस को हीट की जरूरत हो रही है और यहां पर हीट निकल रही है। अब हम बोल रहे हैं यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशंस होता है। यहां पर दूसरा पॉइंट क्या लिखा, बॉन्ड फॉर्मेशन में एक्सोथर्मिक देखने को मिलता है, जबकि बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग में एंडोथर्मिक देखने को मिलता है। बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है बच्चों, यहां पर एंडोथर्मिक देखने को मिलता है। बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब जब रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, और रिएक्टेंट को बॉन्ड टूटने के लिए यहां पर क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है। तो इसलिए हम यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग कह रहे हैं, और यहां पर अपने आप ही बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तब जाके यहां से हीट निकलती है बच्चों। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां पर पढ़ लेते हैं कि किस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशंस में अगर मैं बात कर रहा हूं, एग्जांपल समझ रहे हैं बच्चों इसका, मान लीजिए हमारे पास क्या है, इस तरह से मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विकलाइम है, और इसको अगर मैंने किसके साथ मिला दिया, वाटर के साथ मिला दिया, तो ये हमारे पास बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि ये बन जाता है बच्चों हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्लेक्ड लाइम हमारे पास बन गया। साथ ही साथ यहां से क्या होता है, ये डेल्टा यहां से रिलीज हो गया, यानी कि हीट यहां से निकल रही है। तो यहां पर हीट निकल रही है, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रो यानी कि H2O के साथ बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से यहां से क्या निकल रही है बच्चों, एनर्जी निकल रही है। ठीक, तो ये है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको दूसरा नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं बच्चों, क्विक लाइम। इस बात को याद रखना, ये है क्विक लाइम। और क्विक लाइम के साथ अगर हमने पानी डाल दिया, यानी कि वाटर डाल दिया, तो ये हमारे पास बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, स्लेग्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको, स्लेग्ड लाइम। इसको स्लेग्ड लाइम बोल दीजिए, या फिर इसका और भी नाम हम ले सकते हैं, इसका जो है ये हमारे पास लाइम वाटर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, लाइम वाटर हमने बोल दिया इसे, लाइम वाटर। और लाइम वाटर में जब हम CO2 पास करते हैं तो वो मिल्कीनेस हो जाता है, इस तरह से हमने पढ़ा है ना। जब भी लाइम वाटर में जो है CO2 पास करते हैं तो मिल्कीनेस हो जाता है, वहां पर मिल्की कलर देखने को मिलता है, उसको भी हम आगे समझेंगे। ठीक है बच्चा। तो एक बात ध्यान रखना कि यहां पर हमारे पास ये क्विक लाइम है, क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है ना, उसमें जब वाटर मिला दिया तो वो बुझ गया, तो उसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, है ना, यानी कि बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम स्लेग्ड लाइम बोल सकते हैं, या फिर लाइम वाटर बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हीट निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। अब यहां पर मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि जब भी हम इस लाइम वाटर के साथ, इस लाइम वाटर के साथ अगर हम CO2 पास करें, यानी कि यहां पर लिख देते हैं CO2 पास, इस तरह से, है ना, तो ये लाइम वाटर क्या हो जाता है, बिकम मिल्की। हम यहां पर लिख देते हैं इट बिकम्स मिल्की, ये मिल्की हो जाता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना, ये मिल्की हो जाता है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, पर यहां पर थोड़ा सा इस तरह से समझ लिया कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या करेंगे, CO2 को पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, मिल्कीनेस
हो जाता है। इज इट क्लियर? तो इतना हमें समझ में आया कि यहां पर एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक है। अब हम एंडोथर्मिक की बात कर लेते हैं। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शंस होगा, यानी कि बॉन्ड टूटेंगे। और बॉन्ड किस तरह से टूटेंगे, मान लीजिए यहां पर हम एग्जांपल समझ रहे किसका, यहां पर एग्जांपल है, मान लीजिए बच्चों हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको जैसे ही हीट करा, इसको जैसे ही हीट देते हैं तो वैसे ही ये टूटता है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, इस तरह से। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको जो है कॉमन नेम अगर इसे बोलना चाहें, जैसे इसको हम क्विकलाइम कॉमन नेम है इसका, तो ऐसे इसका भी कॉमन नेम होता है बच्चों, इसका होता है लाइम स्टोन, यानी कि चूना पत्थर, इस तरह से, ठीक है ना। ये लाइम स्टोन हो गया और ये क्विकलाइम यानी कि चूना। चूने में जब भी हम पानी डालते हैं तो एकदम से जो है हीट निकलती है ना, इस तरह से भी देखा होगा तुम लोगों ने कि जब भी हम चूने में पानी मिलाते हैं तो एकदम हीट निकलती है ना। तो ये चीज है, यहां पर हीट निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। और ऐसे अगर हम ये लाइम, हमारे पास क्या है, लाइम स्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसको हीट करेंगे, इस हीट करने की वजह से ये जो है बदलेगा किसमें, ये टूटेगा किसमें बच्चा, ये ब्रेक होगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि ये क्विकलाइम में बदलेगा, और CO2 गैस में यहां पर ये निकलेगा। ये है हमारे पास CO2 गैस, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी हमारे पास सॉलिड है, और ये हमारे पास गैसेस फॉर्म में आ गया। तो क्या यहां पर हमारे पास ये CO3 कब टूट रहा है, जब हम इसको हीट दे रहे हैं, यानी कि इसे टेम्परेचर दे रहे हैं। तो इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए अगर हम इस रिएक्शन का प्रोडक्ट निकालें तो ये कब मिलेगा, जब हम इसको हीट दे रहे हैं। तो इसका मतलब इसको हीट की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ हीट को ही हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और साथ साथ देखिएगा यहां पर एक हमारे पास चेंज इन स्टेट वाला भी निकल के आ रहा है कि यहां पर सॉलिड स्टेट है और यहां पर जो है गैसेस में भी बदल रहा है वो चीज। तो यहां पर चेंज इन स्टेट भी हो रहा है मैटर की, है ना। तो उसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं और इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं, यहां पर किसका, चेंज इन टेम्परेचर। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया। अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट फेनोमेना के बारे में, पहले इतना छाप लीजिए बच्चों। नेक्स्ट फेनोमेना बच्चा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको पहले स्टार लगा दिया, वो है पांचवा, और ये लास्ट फेनोमेना भी है हमारे पास। ये फेनोमेना क्या होता है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी यानी कि प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट बोल देते हैं बेटा इसको, ठीक है ना। अब ये पीपीटी होता क्या है, प्रिसिपिटेट होता क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है अनडिसॉल्व सब्सटेंसेस। क्या होता है, अनडिसॉल्व सब्सटेंसेस, इसको हम बोलेंगे अनडिसॉल्व, जो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, अनडिसॉल्व सब्सटेंस, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चा, प्रिसिपिटेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह से समझ लीजिए यहां पर कि हमारे पास कोई कंटेनर है बच्चा, ठीक है, इस तरह से, और यहां पर कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन इस तरह से है। अब उस सॉल्यूशन में कुछ तो घुल गया, कुछ तो मिक्सअप हो गया, कुछ तो सॉल्युबल हो गया, और कुछ सॉल्युबल नहीं हुआ, वो नीचे इस तरह से एडेयर हो गया, इस तरह से नीचे सरफेस पे आके चिपक गया, यानी कि जम गया, यानी कि वो नहीं डिसॉल्व हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम अनडिसॉल्व सब्सटेंस। तो वो ही हमारे पास क्या निकल के आता है, पीपीटी, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब ये कैसे यहां पर हो रहा है, यानी कि कैसे प्रेसिपिटेट बन रहा है, उन रिएक्शंस को भी हम देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो हमारे पास किस तरह से, हमारे पास यहां पर एग्जांपल के तौर पे रिएक्शंस आती हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अगर हम बात करें, वो अगर रिएक्शंस कर रहा है किसके साथ, मान लीजिए NaCl के साथ वो रिएक्शंस कर रहा है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बन के निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो निकल के आता है बच्चा, यहां पर हमारे पास AgCl बन के आता है, यानी कि AgCl और प्लस यहां पर बच गया Na और NO3, है ना, यानी कि ये निकल के आता है NaNO3, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर ये AgNO3 हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। क्या है बच्चों, ये सिल्वर नाइट्रेट। इज इट क्लियर? ये तो हमें पता है कॉमन सॉल्ट है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है। ये हमारे पास क्या है, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। यहां पर क्या बन गया बच्चों, ये सिल्वर क्लोराइड। और ये सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, ये यहां पर नीचे बैठ जाता है, यानी कि ये यहां पर इस तरह से पीपीटी बन जाता है, और इसी सिल्वर क्लोराइड की यहां पर पीपीटी बन रहा है। और ये किस तरह से, किस कलर का होता है, व्हाइट कलर की पीपीटी यहां पर इसकी बनती है, ठीक है बच्चा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहां पर इस तरह से बनता है। और ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है हमारे पास, सोडियम नाइट्रेट।
ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। इज इट क्लियर? आया समझ में? तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया कि यहां पर पीपीटी बन रहा है। दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं पीपीटी का। तो इस तरह से मान लीजिए हमारे पास क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दे रखा है एक्वस मीडियम में, यानी कि कॉपर सल्फेट दे रखा है। कॉपर सल्फेट को जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करा तो यहां पर क्या होता है, इस कॉपर सल्फेट को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं बच्चों। अब देखिए, अब ये हमारे पास ये जो है सोडियम सल्फेट यहां पर बन के आएगा, यानी कि बन के क्या आएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन के आएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि CuOH का होल ट्वाइस बन के आ गया इस तरह से बच्चों हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर ये कॉपर सल्फेट है, ये तो हमें पता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर? ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये हमारे पास सोडियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे हम कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है यहां पर इसी का क्या बन के आता है, हमारे पास पीपीटी निकल के आता है, ठीक है। ये हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड यहां पर नीचे जो है कंटेनर के नीचे पे इस तरह से क्या हो जाता है, पीपीटी बन के आ जाता है। तो ये हम बोल रहे हैं यहां पर ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशंस ऑफ पीपीटी कर रहा है। इज इट क्लियर? आया समझ में? तो ये हमारे पास हो गया, ये कॉपर सल्फेट है, इसको भी लिख लेते हैं, ये हमारे पास है बच्चा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और इसका कलर क्या होता है, यहां पर कॉपर सल्फेट का हमें पता है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर, ठीक है। ये ब्लू कलर में हमारे पास होता है। और यहां पर हमारे पास इसका कॉमन नेम भी है, इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं बच्चा, ये हमारे पास कॉस्टिक सोडा। इज इट क्लियर? इसका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी वाली रिएक्शंस भी होगी। 5 हमने फेनोमेना देख लिए। सबसे पहला हमने क्या बोला था, गैस का इवोल्यूशन हो रहा, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, यानी केमिकल रिएक्शंस में जो है गैस का इवोल्यूशन भी होता है, चाहे कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, CO2 हो, तो वहां पर गैस का इवोल्यूशन था। दूसरा हमने चेंज इन कलर पढ़ा बच्चा, ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन स्टेट पढ़ा, यानी कि गैसेस से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, कुछ भी यहां पर वहां पर क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो सकती है यहां पर। तीसरी बात हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हमने पढ़ लिया। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट निकलती है, वो नेचुरल रिएक्शंस होती है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमने क्या पढ़ा था कि वो उनको करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है, वो अपने आप नहीं होती है, उनके करने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इस वजह से हम वहां पर रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर बोल रहे हैं, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, वो अपने आप नहीं हो रही, वो नेचुरल नहीं है, तो हम बाहर से कोई टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब तो होता है जो अपने आप नहीं हो रही हैं, उनको हम एक्सटर्नल फैक्टर दे रहे हैं। और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो रही हैं, जो नेचुरली हो रही हैं, उनको कोई एक्सटर्नल फैक्टर की देने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब ना हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, ना हम उनको कोई फैक्टर यानी प्रेशर वगैरह दे रहे हैं। तो इस तरह से वहां पर था हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इज इट क्लियर बच्चा? पांचवा फिर हमारे पास आया, वो है फॉर्मेशंस ऑफ पीपीटी, और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का हमने इस तरह से समझ लिया। इज इट क्लियर? आया समझ में? तो छापिए और फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, तो इसको छाप लीजिए।